गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 92 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 92 तक पहुँच सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सिविल सर्विस स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हर टेस्ट का नोटिफिकेशन ठीक समय पर पाने के लिए। तो पहला प्रश्न प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है, बताइए। स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। प्रोटेम स्पीकर से प्रश्न यूपीपीसीएस में अपर लोअर, ठीक है, कई बार पूछे गए हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते रहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो नवनिर्वाचित लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। क्या करता है ये? सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। देखिए, राष्ट्रपति तो लेते हैं अपने पद की शपथ, उपराष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री भी लेते हैं। स्पीकर नहीं लेता, मतलब स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो जब संसद का सदस्य होता है, ठीक है, लोकसभा का जब वो सदस्य होता है, सांसद होता है, तभी वो शपथ ले लेता है अपनी। तो दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अपने में से ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। तो देखिए, स्पीकर जो है अपने इस पद की शपथ नहीं लेता, वह पहले ही लोकसभा सांसद या सदस्य के तौर पर शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर शपथ नहीं लेता। तीसरा प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो यह उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 99, 100, 103, 102। अनुच्छेद 100। तो देखिए, अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो गई हो। नंबर 4 है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपेगा। तो ऐसा जो है इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 94B में है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव निम्नलिखित में से कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1952। तो लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। तो सही उत्तर विकल्प भी होगा। नंबर 6 पर आ जाइए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। लोकसभा के वर्ष में 2 बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। लोक निधि का अभिभावक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी। तो भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी संघ एवं राज्य की लोक निधियों के सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इसलिए लोक निधि का अभिभावक कहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और इसके कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 149 में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का इंडेक्शन, ठीक है, इंडिकेट करके बोला है।
अगर यहाँ संसद की समिति बोलता है या प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की समितियों में भाग लेता है, ठीक है, उसकी बैठक में भाग लेता है, सदस्य हो सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, तो उसका उत्तर होता ये। लेकिन अभी यहाँ सही उत्तर क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है और संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1976, 1976 में। देखिए CAG अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन करके सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा की लेखा परीक्षा तक ही सीमित किया गया। हालांकि राज्यों के स्तर पर यह अभी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों दायित्वों का निर्वहन करता है। 10वां प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद या संसद? पार्लियामेंट की है। तो संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो किसकी? पार्लियामेंट की, संसद की। नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, यानी AG, अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी? तो अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो कि भारत के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 में, 52 में, 57 में या 62 में? भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया? 1951 में। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव जो है एक उच्च रैंक का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति लाकर गलत मत कर देना इसको। संसदीय सचिव का प्रमुख काम क्या है? कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्रियों की सहायता करना। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी भारत के कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? राजीव गांधी द्वारा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं, नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। तो 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का? लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या प्रधानमंत्री के? अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? भारत के प्रधानमंत्री के। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। UPSC में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन PCS, स्टेट PCS में सीधे सीधे इंडिकेट करके अनुच्छेद से प्रश्न बन जाते हैं। नंबर 15 पर आ जाइए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अच्छा, स्टेट PCS में ऐसा प्रश्न बनेगा और यही प्रश्न अगर UPSC पूछेगी सिविल सर्विसेज तो उसमें स्टेटमेंट बनाएगा, भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रावधान नहीं है, ठीक है, जो कि गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि प्रावधान तो है अनुच्छेद 352 में प्रावधान है। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेंगे जब
संघ का मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित करेगा। नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। इसका उत्तर है अनुच्छेद 143। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन ऐसा कोई परामर्श देने के लिए अगर राष्ट्रपति मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। दोनों स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सरकार में इतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि काम बन जाते हैं। नंबर 17 पर आ जाइए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये दो तरह से सवाल पूछा जाता है कि आहूत किसके द्वारा की जाती है, और आहूत हो गई तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और जब आहूत हो गई तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, और अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है। ठीक है, आहूत वाला अनुच्छेद भी याद रखना, 108 वो भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? वो अनुच्छेद 61 में है उसका प्रावधान। कोई भी लगा सकता है संसद का, लोकसभा भी राज्यसभा भी दोनों लगा सकते हैं। तो सी होगा इसका उत्तर। अगर धन विधेयक होता है तो वो केवल लोकसभा में ही जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, मतलब लोकसभा लगा ले या राज्यसभा लगा ले। एक लगाएगा तो दूसरा उसकी जांच करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? देखिए, भाग 3 में है मूल अधिकार और भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 है, ये पता होना चाहिए आपको। और जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो 36 से हैं 51 तक। और 51A में संशोधन है, यानी वो 4th का A कहलाएगा, भाग 4 का वो मूल अधिकार है। सॉरी मूल कर्तव्य हैं जो बाद में जोड़े गए। ये तो मूल संविधान में था भाग 4, ये भाग 3 मूल संविधान में, ये भी मूल संविधान में। और ये चौथे का A ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए, याद रखिएगा। तो समान नागरिक संहिता यही है नीति निदेशक सिद्धांत। अनुच्छेद 44 है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक ये भी मूल अधिकार है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 ये भी मूल अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। DPSP इनको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है या कहीं कहीं प्रश्न भुनाया जा सकता है के नाम से पूछा है। यह निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह वक्तव्य कई बार प्रश्न ही पूछा गया है, और इसका उत्तर है KT शाह। तो KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, और एक गांधी जी ने एक वक्तव्य कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसी चीज को। ठीक है, क्रिप्स मिशन के लिए कहा था। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। जितने भी स्टूडेंट UK PSC PCS वाले हैं वो प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।